हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो आज का जो वीडियो आप देखने जा रहे हो, इस वीडियो में आप क्या पढ़ने वाले हो? इस वीडियो का जो सब्जेक्ट मैटर है वो है क्राफ्ट प्रोडक्शन। अभी आप जो है वो क्या क्या कवर कर चुके हो? टाउन प्लानिंग के बारे में कवर कर चुके हो, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कवर कर चुके हो, सिटेडल, लोअर टाउन, ये सारा कुछ, यानी लगभग हमने जो उनकी टाउन प्लानिंग है इसके बारे में जानकारी डिटेल में हासिल कर ली है। तो इस वीडियो से आप थोड़ा सा हड़प्पा सिविलाइजेशन, या मैं कहूं कि वो पूरी सिविलाइजेशन जिसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हो, यहां पर टाउन प्लानिंग के अलावा और कौन कौन से फील्ड में उन्होंने एक्सपर्टीज जो है वो हासिल करी हुई है। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द डोमेन जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि बड़े बेहतरीन क्वालिटी के क्राफ्ट्स देखने को मिलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अभी क्राफ्ट होता क्या है? सबसे पहला छोटा सा क्वेश्चन आपके दिमाग में, तो देखो, कोई भी चीज जो आप जैसे हाथ से कोई कारीगरी करते हैं, ठीक है, कुछ कोई भी ऐसी चीज बनाते हैं, ठीक है, वो आ जाएगी किसमें? क्राफ्ट में आ जाएगी। मतलब जैसे आपने मूर्तियां बनाई, टॉयज, खिलौने बनाए, है ना, बीड्स बनाए, जिन बीड्स के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो ये सारा कुछ आ जाता है क्राफ्ट में। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए बेसिकली एक जगह है जिसका नाम है चन्हुदड़ो। ठीक है, ये चन्हुदड़ो इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बड़ी महत्वपूर्ण साइट है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है, जो कि फेमस है किस चीज के लिए? क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए फेमस है। और जितने भी हमें बड़े पैमाने पर क्राफ्ट्स मिले हैं इस पूरे एरिया से, उनमें ज्यादातर जो क्राफ्ट आपको मिले हैं वो इस एरिया से मिले हैं या इस एरिया में उनका प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, तो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए ये फेमस था। अब ये कहां है, तो थोड़ा सा लोकेशन भी समझते चलते हैं तो इजी हो जाएगा हमें। आज के डेट में अगर आपको फाइंड आउट करना हो कि ये एरिया कहां पर है, तो आपको ये एरिया मिल जाएगा, पाकिस्तान जाना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा जब भी कभी पाकिस्तान जाने का मौका मिले तो पाकिस्तान के सिंध में चले जाना। ठीक है, तो सिंध प्रांत जो है, सिंध प्रोविंस जो है पाकिस्तान का, यहीं पर मोहनजोदाड़ो से साउथ की तरफ आप जब आओगे, दक्षिण की तरफ, ठीक है, मोहनजोदाड़ो से, ये मोहनजोदाड़ो की साइट हो गई, और उससे साउथ की तरफ जब आप आएंगे तो आपको सिंध में, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में चन्हुदड़ो नाम की छोटी सी साइट मिलेगी, जो कि वेल प्रिजर्व्ड है अभी। मतलब इतनी ज्यादा वेल प्रिजर्व नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक कंडीशन में आपको मिल जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी चन्हुदड़ो को हम क्या कहते हैं? द साइट ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है ना। सो इट्स अ टाइनी सेटलमेंट, बहुत छोटा सा सेटलमेंट है, कोई बहुत बड़ा मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा की तरह ब्रॉड सेटलमेंट नहीं मिलेगा आपको, छोटा सा एरिया है। लेकिन ये डिवोटेड था, किस चीज के लिए डिवोटेड था? इट वॉज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो क्राफ्ट में सारी चीजें, मतलब बिड मेकिंग भी होती थी, शेल कटिंग होती थी, डिफरेंट डिफरेंट जो कवरिंग्स हैं, शेल बन रहे हैं, ठीक है, जो आउटर कवरिंग्स हैं इनकी कटिंग होती थी, मेटल वर्क का काम होता था यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट मेटल के जो आप कहोगे, चाहे वो पॉट्स या हों या ऑर्नामेंट्स हों, कोई भी चीज़ जो मेटल से रिलेटेड है उसका ज़्यादातर काम आपका चन्हुदड़ो में हुआ है। सील मेकिंग का काम, मैक्सिमम सील जो बनी हुई है वो कहाँ बनी है? मतलब एक फैक्ट्री की तरह भी अगर आप इसको कह दो तो ये कोई कम बात नहीं है। वेट मेकिंग, जितने भी हड़प्पा में ट्रेड कॉमर्स के दौरान वेट जो यूज होते थे, लास्ट में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी कि किस तरीके का वेट यूज करते थे, किस तरीके की इनकी यूनिट्स होती थी वेट की। तो ये सारा काम याद रखना है हमें जब हम ये पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है बच्चों कि क्या क्या काम बेसिकली हो रहा है। तो समराइज हो गया आपका इसी पैराग्राफ में पूरा कि क्या क्या हो रहा है। बीड मेकिंग का काम हो रहा है, शेल कटिंग का काम हो रहा है, मेटल वर्किंग का काम हो रहा है, सील मेकिंग का काम हो रहा है, वेट मेकिंग का काम हो रहा है। इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल समझते चलते हैं जैसे जैसे इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अभी एक आउटलाइन दिमाग में बन गई कि क्या क्या काम बेसिकली यहां पर हो रहा है। इन कीवर्ड्स को अपने दिमाग में इम्प्रिंट कर लेना है आपको, यानी कि एकदम उसकी छाप रख लेनी है दिमाग में कि क्या क्या काम यहां पर बेसिकली होता था। चलो अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो क्राफ्ट का काम जब होगा तो उसके लिए कुछ कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, है ना। चलो, सो द वेराइटी ऑफ मटेरियल्स यूज्ड टू मेक बीड्स। अब जब क्राफ्ट का काम हो गया, जैसे बीड मेकिंग का काम शुरू हो गया, वेट मेकिंग का काम शुरू हो गया, मेटल से रिलेटेड काम हो गया, शेल कटिंग का काम हो गया, इनके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेस चाहिए होंगे, रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो जैसे मैं बीड मेकिंग की बात करता हूं तो यहां पर सबसे पहले बीड मेकिंग का एग्जाम्पल देके आपको समझाया जा रहा है कि किस किस तरीके से कहां कहां से रिसोर्सेस या कैसे कैसे रिसोर्सेस जो है वो यूज किए जाते थे। ऑलराइट, सो बीड मेकिंग यानी कि जो आप माला पहनते हैं, ठीक है ना,
तो उस माला की जो मनके होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी मोतियां, बीड्स जो होती हैं, उनसे रिलेटेड। तो वैरायटी ऑफ मटेरियल्स वाज यूज्ड टू मेक बीड्स। बीड बनाने के लिए, अच्छा ऐसा नहीं है जैसे आज के डेट में भी आप देखते हो कि कलरफुल आप कुछ कुछ छोटे छोटे जैसे नेकलेसेस या लॉकेट्स या कुछ इस तरीके की चीज़ें पहनते हो आप, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टोन्स जो है वो जुड़े हुए रहते हैं और वो बड़ी सुंदरता बढ़ाते हैं जिस भी इंसान ने उसको पहना हुआ होता है। यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा कि ऐसा नहीं है कि 5000 साल पुराने हैं तो कोई कुछ भी पहन लिया। मतलब ऐसे स्टोन पहनेंगे जो शाइनी स्टोन्स होंगे, या फिर उनको पॉलिश करके, या फिर उनको डिफरेंट तरीके की प्रोसेसेस से गुजार के बहुत सुंदर लुक दिया गया होगा। तो बीड्स बनाने के लिए यहां पर स्टोन्स का यूज किया जाता था, जैसे कि कार्नेलियन, ठीक है ना। तो कार्नेलियन स्टोन हो गया, इट इज अ ब्यूटीफुल रेड कलर स्टोन, ठीक है, आपको मिल जाएगा ये देखने को। जैस्पर, ठीक है ना, ये देखिए इस तरीके का रेड कलर का, ये भी जैस्पर होता था। इसी तरीके का रेड कलर का कार्नेलियन भी होता था, ठीक है। तो ये कुछ रेड, जैस्पर रेड और ग्रीन टाइप का भी मिल जाएगा आपको। हरे कलर का भी छोटा सा पत्थर होता है ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा फिर प्रोसेस किया जाएगा। क्रिस्टल्स के ये बीड्स यानी कि माला या लॉकेट होते थे, ठीक है, नेकलेसेस या लॉकेट होते थे। क्वार्ट्ज, कांच की तरह का आपको पता है पदार्थ है। स्टेटाइट, स्टेटाइट जो है वो एक तरीके का सब्सटेंस है, इसको सोप स्टोन भी कहते हैं या टैल्क भी कहते हैं। बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बीड्स बनाने के लिए तो इसका इस्तेमाल किया ही जाता है। इसके अलावा आपके दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें इस्तेमाल होती हैं जहां पर स्टेटाइट का यूज होता है। स्टेटाइट एक तरीके का ग्रीनिश या ग्रेइश टाइप का एक पत्थर है, कह दूं मैं। मेटामॉर्फिक रॉक से बेसिकली ये मिलता है ना। पत्थर ही हो गया, रॉक है तो पत्थर ही है बेसिकली। तो ये बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं जो कि आगे जाके प्रोसेस करके आप इनको इसमें ज्वेलरी के काम में ले सकते हैं या बीड्स वगैरह बनाने के काम में ले सकते हैं। तो ये स्टेटाइट के एग्जाम्पल मिले हमें वहां पे, वो लोग इसका यूज करते थे, ठीक है। चलिए, तो ये कीमती पत्थर हो गए। कीमती पत्थरों में कौन कौन से पत्थर हैं, इनका नाम जल्दी से फिर से दिमाग में एक बार रख लो। कार्नेलियन हो गया वहां पे, ठीक है, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज और स्टेटाइट, दीज आर दी स्टोन्स जिनका इस्तेमाल चन्हू में होता था बीड मेकिंग के काम में। आगे बढ़ते हैं तो मेटल्स की तरफ आए। तो मेटल आपको पता है कि कौन कौन सी मेटल, ज्यादातर अभी हमने जितनी एक्सकेवेशंस की हैं इनमें हमें आइडिया लग गया है कि किस किस तरीके की मेटल्स हैं, ठीक है। तो कॉपर, ठीक है, कॉपर का इस्तेमाल हुआ है यहां पे। तांबा, ठीक है, तांबे का इस्तेमाल हुआ है यहां पे। और इसके बाद ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज आपको पता है कांसा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। कॉपर और टिन को मिलाओगे तो ब्रॉन्ज बन जाएगा, ठीक है। और गोल्ड, ये तीन तरीके की मेटल्स ज्यादातर आपको देखने को मिलती हैं पूरे इस सिविलाइजेशन के सेटलमेंट में। चाहे वो मूर्तियां हो, चाहे वो कई तरह के बर्तन हो, कई तरीके के ऑर्नामेंट्स पहने गए हों, ये इन्हीं तरीके की जो मेटल्स हैं इनसे मिलके बने हुए हैं, ठीक है। चलो शेल, ठीक है, पत्थर से या डिफरेंट टाइप के स्टोन से उसको एक वो दिया जाता है ना, आउटर कवरिंग बनाई जाती है। चलो, फायंस आपको बहुत पहले पता है, लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि सैंड को एक तरीके की गम होती थी, उसमें मिलाकर जब एक सर्टेन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता था तो इस तरीके की क्ले प्राप्त की जाती थी, ठीक है ना। फायंस, टेराकोटा ऑल्सो काइंड ऑफ क्ले, बेक्ड क्ले, ठीक है, सिकी हुई मिट्टी भी कह सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है टेराकोटा और बर्न क्ले मीन्स एक ही बातें हैं। सिका हुआ मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो मिट्टी है उसको सेका गया, बेक किया गया, थोड़ा सा जलाया गया ताकि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाए। तो टेराकोटा, बर्न के क्ले, फायंस, शेल, गोल्ड, ब्रॉन्ज एंड कॉपर, तो ये मेटल वर्क में इस्तेमाल किए जाते थे ज्यादातर। चलो, सम बीड्स वर मेड ऑफ 2 और मोर स्टोन्स। कुछ कुछ बीड्स हैं जो कि एक ही पत्थर के नहीं, कई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाए जाते थे। मतलब वो जो आपकी नेकलेस होगी या वो जो आपकी लॉकेट होगी वो थोड़ा सा और सुंदर देखने को लगेगी। क्यों? क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ प्रीशियस स्टोन्स या जो ये जो कलरफुल स्टोन्स है ये जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। चलो, या एक ही बीड में कई बार क्या होता था कि 2 तरीके के पत्थरों को जोड़ दिया जाता था। अब ये कैसे जोड़ा जाता होगा ये तो मतलब उनकी कारीगरी है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ नहीं है। इसके बारे में हिस्टोरियंस जो है वो क्लूलेस हैं एक तरीके से। तो कुछ कुछ बीड्स ऐसी मिली है जिनमें एक से ज़्यादा तरीके के पत्थर को सीमेंटेड किया गया है, जोड़ा गया है। और ये उस समय ये जो उनकी स्किल है ये कैसे उन्होंने डेवलप करी,
इसके बारे में हमें एग्जैक्टली कुछ प्रमाण इतिहास में नहीं मिलते हैं, ठीक है ना, साथ साथ जोड़ा गया है। और कुछ कुछ में स्टोन के साथ गोल्ड भी जोड़ा गया है, यानी जो स्टोन है उसके ऊपर गोल्ड कैपिंग की गई है। आज की डेट में जैसे आप पहनते हैं, तो जब आप कुछ ऐसे कीमती पत्थर पहनते हैं तो वो गोल्ड में जो है उसको फ्रेम करा के, उसको गोल्ड कैप करा के पहनते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी उनको आती थी, ये सारा तरीका उनको पता था कि कैसे कैसे ये बनाना है। तो आप अंदाजा लगाते चलिए, पढ़ते भी चलिए, कि मतलब सीखते तो चलिए, लेकिन साथ साथ गर्व भी महसूस करते चलिए कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले, मेसोपोटामिया से कहीं ज्यादा आगे है, अगर आप अभी कंपैरिजन भी करते चलोगे तो, ठीक है, तो थोड़ा सा प्राउड फील कर सकते हैं। चलिए, द शेप्स वर न्यूमरस, यानी अब ये जो स्टोन कटिंग हो रही है, मेटल वर्क का काम हो रहा है, इनको वो बाकायदा शेप भी देते थे। ऐसा नहीं है कि एक यूनिक पैटर्न में ही बना दिया, वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में इनको काटते थे, कार्विंग करते थे इनकी। अब ये सब समझने और सुनने के बाद आप इसको अगर एज्यूम करना चाहेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत क्यूरियोसिटी आ जाएगी, क्वेश्चन आ जाएगा कि हाउ इट वॉज पॉसिबल, व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या तकनीक जो है उन्होंने यूज करी होगी, व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज देयर कि उनको हेल्प करती रहेगी। आज के डेट में तो थोड़ा सा आसान है, हमारे पास बहुत ऐसे ऐसे टूल्स हैं, ठीक है, मेथड्स हैं जिनसे करना हमें ये थोड़ा सा इजी हो जाता है, लेकिन उस समय ये इतना इजी नहीं है। सो द शेप्स वर न्यूमेरस, बहुत अलग अलग तरीके के डिस्क शेप बन रहे हैं, सिलेंड्रिकल शेप बन रहे हैं, स्फेरिकल शेप बन रहे हैं, बैरल शेप बन रहे हैं, सेगमेंटेड, डिफरेंट डिफरेंट, एक ही स्टोन को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करके बनाया जा रहा है, या एक ही मेटल को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करके बनाया जा रहा है। तो देख रहे हैं आप, डिस्क शेप बन रहा है, स्फेरिकल सिलेंड्रिकल शेप बन रहा है, बैरल शेप बन रहा है, ठीक है ना, बैरल समझते हैं थोड़ा सा सिलेंडर जैसा ही, लगभग उसका जो बीच का एरिया थोड़ा वाइड हो जाता है, तो बैरल शेप बन रहा है। मींस डिफरेंट टाइप के जो शेप हैं उनको कार्व आउट किया गया है, और ये वी आर नॉट श्योर कि कैसे ये हाउ दे मेड इट पॉसिबल, कैसे वो इसको संभव करते थे। ओके, सम वेर डेकोरेटेड बाय इंसाइजिंग और पेंटिंग एंड सम हैड डिजाइंस एच्ड इनटू देम। अब कुछ कुछ में क्या करते थे, कुछ कुछ मान लो पत्थर की डिजाइन बना रहे हैं तो उसमें इंसाइजिंग और पेंटिंग, उसको बाहर से एकदम क्या करते थे, बढ़िया पेंट कर दिया जाता था, या फिर उसमें कुछ ऐसा पिरो के डाल के, या फिर कुछ कुछ में क्या किया जाता था, कुछ डिजाइंस को एच्ड ऑन टू देम। मतलब आप देखेंगे ना, उसके एच का मतलब होता है उसकी सरफेस से उसको चिपका कर एक तरीके से। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के पैटर्न्स जो हैं वो बनाए गए हैं, और इन पैटर्न के थ्रू जो वो ऑर्नामेंट्स होते थे, ज्वेलरी होती थी, उसको डेकोरेट किया जाता था। ओके, समवेयर डेकोरेटेड बाय, ओके ऑलराइट, ये एक ही बात हो गई। सो hopefully it is clear. Moving to the next, some beads were molded out of a paste made with steatite powder. कुछ कुछ को फिर और सुंदर और ज्यादा बनाने के लिए, उसकी और थोड़ी सी शाइनिंग वगैरह बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं कि वो बीड मान लो जेस्पर की है, या वो बीड क्वार्ट्ज की है, या दूसरे क्रिस्टल की है, या स्टेटाइट की है, तो और उसके ऊपर फिर क्या करते थे, उसको स्टेटाइट का जो पाउडर होता था उसके पेस्ट को रब किया जाता था, उसके पेस्ट को उसके ऊपर थोड़ा सा पॉलिश किया जाता था, ठीक है। दिस परमिटेड मेकिंग अ वैरायटी ऑफ शेप्स। अब उसके बाद फिर उसको शेप देना और थोड़ा सा आसान हो जाता था, उसकी कटिंग या उसकी कार्विंग थोड़ी सी और इजी हो जाती थी, ठीक है। ऑलराइट, तो मतलब क्योंकि जब ये कवरिंग होती थी ना इस स्टेटाइट की, तो क्या होता था कि वो जो कवरिंग होती थी, सोप स्टोन की कवरिंग है स्टेटाइट की, तो वो शेप देने में या उसको कार्व करने में इजी कर देती थी। मतलब कंपैरेटिवली जो दूसरे स्टोन होते थे जिनके ऊपर इस तरीके की पेस्ट की कवरिंग नहीं होगी, उनको थोड़ा सा कार्व करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इनके ऊपर जब वो पेस्ट सूख जाता था तो उसको थोड़ा सा कार्व आउट करके या उसमें से डिजाइन निकालना थोड़ा सा ईजी हो जाता था, ठीक है। तो जो दूसरे हार्डर स्टोन्स होते थे उनमें एक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप ही बनता था, लेकिन इस तरीके की बीड्स में एक डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स या शेप्स निकाले जा सकते थे विद द हेल्प ऑफ दिस पेस्ट मेड ऑफ द स्टेटाइट पाउडर। होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। मतलब हार्ड स्टोन्स के कंपैरिजन में ये जो कवरिंग होती थी स्टेटाइट के पेस्ट के पाउडर की, वो उनको अलाउ करती थी कि थोड़ी सी डिजाइंस को और कार्व आउट किया जा सके उसके ऊपर। ऑलराइट, यहां पर सीधा सीधा पत्थर है, हार्ड स्टोन है, इसके ऊपर कोई ऐसी कवरिंग है नहीं जिसके ऊपर आप कुछ और कार्व आउट कर सकें, तो ये
एक परफेक्ट शेप, मतलब एक पर्टिकुलर शेप ले लेगा, उसके बाद फिर बड़ा मुश्किल है, आप और शायद करें तो वो ब्रेक हो जाए, टूट जाए। चलो अब ये जो माइक्रो बीड्स बन रही हैं, ठीक है ना, ये क्या है, इज अ पजल। मतलब स्टेटाइट का पेस्ट पाउडर बना के माइक्रो बीड्स बना रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट शेप की कार्विंग कर रहे हैं। सो इट रिमेन अ पजल फॉर द आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, जो कि एंशियंट टेक्नोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेट किए और एक्सकेवेशन करने के बाद इन्होंने इन फाइंडिंग्स को देखा, तो ये फाइंडिंग्स देखने के बाद फिर इनके दिमाग में जो क्यूरियोसिटी आई कि यार कैसे इन्होंने बनाया होगा, तो वो जो कैसा है, ये जो क्वेश्चन है वाई वाला, ये वाई ही रह गया, है ना। द क्वेश्चन रिमेन अनसॉल्व्ड, अनरिजॉल्व्ड, क्योंकि आगे की जो बात है उसका हमें कुछ एविडेंस नहीं मिलता है कि कैसे हुआ होगा ये। अब यहीं पर जो है वो क्लियर, मतलब थोड़ा सा आप हो इस बात पे कि क्योंकि हमें राइटिंग जो है इनकी ना वो क्लियर नहीं है। अब राइटिंग क्लियर नहीं है, जो इनकी स्क्रिप्ट है वो क्लियर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डिसाइफर करना और समझना। आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, जितना हमें मटेरियल रिमेन मिल रहे हैं वो भी कम नहीं है, वो भी आपको गर्व महसूस कराने के लिए मोर देन एनफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट्स हैव रिवील्ड that the red color of carnelian was obtained by firing the yellowish raw material and beads। देखो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इनको इंक्लूड किया जा सकता है आपकी बुक में while the explaining the things, लेकिन वो इतना काम का नहीं होगा। फिर ऐसे बहुत सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं और कुछ ना कुछ कंफ्यूजन बचा रहेगा, इसलिए आई एम कंप्लीटली एडहरिंग टू द कंटेंट विच इज रिटन इन द बुक, ठीक है। तो ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा वर्ड्स को वो जो है वो पर्टिकुलर वर्ड को एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, तो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि एक फ्रेम बना है उस सिलेबस के अंदर का, उसी फ्रेम में थोड़ा सा समझना है। बाकी फिर ऐसे तो आप चाहें तो एक एक वर्ड और एक एक टर्म जो है इसमें ऐसे निकल के आएंगे, जिनको अगर आप एक्सप्लेन करते चले जाएंगे तो थोड़ा सा कुल मिला के जितना भी हड़प्पा के बारे में अभी तक खोजा गया है सब पता चल जाएगा। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट देने की कोशिश की गई है, ताकि दिमाग में ये क्वेश्चन ना रहे कि यार कुछ भी नहीं पता क्या, थोड़ा सा भी क्राफ्ट कैसे हुआ होगा उसके बारे में। तो कुछ कुछ आइडिया या एजम्पशंस जो हैं या कुछ कुछ जो इंटरलिंकिंग्स हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोज करा गया है, खोला गया है। तो क्या बताया जा रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं इन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट्स करे। अब ऐसा तो नहीं कि हार मान के बैठ जाएंगे कि यार कुछ लिखा नहीं है तो समझ नहीं आ रहा, तो चलो हम कोई बात नहीं है, फिर भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि कैसे पॉसिबल हुआ होगा ये सब कुछ बनाना, ठीक है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को मिक्सअप किया, किसी को इससे मिलाया उससे मिलाया, और इस तरीके से कोशिश करी कि वो जो पैटर्न बने थे उन पैटर्न्स को हम प्राप्त कर सके। तो उन्होंने देखा कि जो कार्नेलियन है, ठीक है, उस कार्नेलियन का शाइनी रेड कलर जो है ये ऑब्टेन करने के लिए क्या करते थे, फायरिंग दी येलोइश रॉ मटेरियल, एक तरीके का येलोइश रॉ मटेरियल ये लेके आते थे, ऑब्टेन करते थे, और उस येलोइश रॉ मटेरियल को क्या करते थे, थोड़ा सा जलाते थे। तो शायद सर्टेन टेम्परेचर पर वो रॉ मटेरियल जो होता था वो क्या हो जाता था, रेड कलर ऑब्टेन कर लेता था, और इस तरीके से बीड्स बनाई जाती थी। एंड बीड्स एट वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो येलो कलर की जो मटेरियल है प्लस पर्टिकुलर जो बीड बन रही है उसको जब एक सर्टेन टेम्परेचर पर गर्म करते थे तो वो ये तरीके का कलर जो है वो ऑब्टेन करता था, ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है नोड्यूल्स और जो चिपिंग होती थी उसका काम होता था, ठीक है। नोड्यूल्स मतलब अब एक बीड को दूसरे बीड से जोड़ना है तो बीच में क्या चीज लगानी है, फिर उसमें अब थोड़ा सा और कुछ उसको शार्प करना है तो चिपिंग, चिपिंग का मतलब समझते हैं ना, उसको उसके थोड़ा सा एजेस को निकालना, छीलना, एक तरीके से कह दो, बड़ा सिंपल वर्ड है, तो चिपिंग करना है ना। तो ये बड़ा बारीकी से जो काम होता था ये डिफरेंट डिफरेंट शेप देता था उसको, ठीक है, और अंत में उसका एक फाइनल फॉर्म उस लॉकेट या नेकलेस का क्रिएट करता था। तो ये स्टेजेस जुड़ी होती थी इसमें। ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग कंप्लीटेड द प्रोसेस। बाद में फिर अब एक एक चीज ये हो गई, फिर पाउडर बनाना है तो मान लो जैसे स्टेटाइट या सोप स्टोन का पाउडर बनाना है, ठीक है, तो पहले उसका पाउडर जो है उसको या पत्थर को एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू ग्राइंड किया जाएगा। बीड बन गई है, अब उसको थोड़ा सा और पॉलिश करना है तो पॉलिशिंग का काम होगा, उसमें नोड्यूल्स बनाने हैं तो ड्रिलिंग का काम होगा, ठीक है। तो ये सारी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में पूरी होती थी। तो यहां से बीड बनाने की प्रक्रिया शुरू होती थी और उसके बाद फिर वो
ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग और ड्रिलिंग इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से होती हुई पूरी होती थी, और एक जो नेकलेस या एक जो लॉकेट होती थी वो बन के निकल के आती थी, ठीक है ना। ये सारी प्रक्रिया जो हो रही है इसके लिए हमें एविडेंसेस मिले हैं, जैसे स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स मिली हैं हमें, और ये ड्रिल्स आपको इंडिकेट करती हैं कि ये माइनर टाइप की ड्रिलिंग में भी बीड्स में ड्रिल करने के लिए इस्तेमाल की गई होगी, ठीक है। तो ड्रिलिंग की टेक्निक्स या ड्रिलिंग्स जो है, ड्रिल्स जो है वो पर्टिकुलरली उसके एविडेंसेस आपको मिले हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, चन्हू-दड़ो में। इसके अलावा लोथल में तो दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहां पर आपको एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। एक तो चन्हू-दड़ो हो गया, ठीक है, और दूसरा लोथल हो गया। लोथल ये गुजरात में है, ठीक है। तो लोथल कहां पर है? गुजरात इंडिया में। चन्हू-दड़ो जो है वो सिंध पाकिस्तान में है। ये ढोलावीरा में भी मिला है, ढोलावीरा भी आपका गुजरात। तो दो इंडियन साइट्स हो गई, ढोलावीरा, लोथल और चन्हू-दड़ो। मेनली चन्हू-दड़ो से, और इसके बाद में जो एक्सकेवेशंस हुए उन एक्सकेवेशंस में लोथल और ढोलावीरा में भी आपको ये एविडेंसेस देखने को मिल गए, जिनसे ये समझ आया कि अच्छा ये जो प्रक्रिया है ये कितने डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरती थी। होपफुली आपको लास्ट जो पैराग्राफ था वो क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर हो रहा हो तो वापस से फिर थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, तो जो मैंने प्रक्रिया बताई है वो क्लियर हो जाएगी, है ना। चलो, इसके अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, आप देखोगे तो जब आप मैप देखने जाओगे ना, तो मैप आप साउथ की तरफ आपको दो साइड्स मिलेंगी। सदर्न पार्ट की तरफ आना, सदर्न पार्ट का मतलब इंडिया के सदर्न पार्ट की तरफ मत चले जाना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सेटलमेंट का एरिया उसके सदर्न पार्ट की तरफ आना, तो आपको दो इंपॉर्टेंट साइट्स दिख जाएंगी, नागेश्वर और बालाकोट, ठीक है। तो ये दोनों सेटलमेंट्स हैं, ये कहां पर हैं? दे वर लोकेटेड एट द कोस्ट, तट पर है, कोस्टल एरिया में है, ठीक है। और ये स्पेशलाइज्ड एरिया थे। किस चीज में स्पेशलाइज्ड एरिया थे? क्या इनकी स्पेशलाइजेशन थी? इनकी स्पेशलाइजेशन थी शेल मेकिंग में। तो जो शेल बनता था, आउटर कवरिंग बनती थी, ठीक है ना, या शेल ऑब्जेक्ट्स बनते थे, इन शेल ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल, किन साइट्स का इस्तेमाल किया जाता था, या किन साइट्स में बेसिकली ये प्रोसेस होती थी? नागेश्वर और बालाकोट नाम की ये दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहां पर होती थी, ठीक है ना। अब ये जो जितने भी शेल ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, शेल ऑब्जेक्ट्स आप समझ रहे हैं ना, मतलब कंपैरेटिवली डिफरेंट मेटल्स या स्टोन्स का इस्तेमाल करके थोड़ा सा एक कंपैरेटिवली हार्ड स्ट्रक्चर्स क्रिएट करना है। तो जैसे बैंगल्स हो गए, चूड़ियां वगैरह हो गई, ठीक है। इसके अलावा लैडल्स हो गए, इनले हो गए, ठीक है ना। तो ये आपने देखा होगा, बैंगल्स तो बहुत अच्छे से समझते हो आप, इनले मतलब किसी भी चीज का अंदरूनी पोर्शन धंसा हुआ। फिर लेडल्स जो है मतलब फंसाने वाला, लेडल्स जो है वो करछी वगैरह, ठीक है ना, स्पून लाइक स्ट्रक्चर जो होता है। तो ये सब कुछ बनाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ होती थी? नागेश्वर और बालाकोट नाम की जगह पर होती थी, ठीक है ना। और यहाँ से जब ये चीजें बन जाती थी, इनकी फॉर्मेशन हो जाती थी, मैन्युफैक्चरिंग होती थी, तो फिर इस नागेश्वर और बालाकोट से इनको जो है वो डिफरेंट दूसरे सेटलमेंट्स में ले जाया जाता था, ठीक है ना, ध्यान रखना। सो दीज वर टेकन टू अदर सेटलमेंट्स, दूसरे सेटलमेंट्स में ले जाया जाता था, क्लियर है। Similarly, it is likely that finished products such as beads from Chanhu-Dado and Lothal were taken to the large urban sites like or centers like Harappa and Mohenjo-Daro. तो particular dedicated sites हैं जहां पर कुछ स्पेशलाइज्ड वर्क हो रहे हैं, और उन जगहों से इनको क्या किया जाता था? फिर एक्सपोर्ट कर दिया गया या ट्रांसफर कर दिया गया कि भैया जहां जहां से डिमांड आई थी, जहां जहां से रिक्वायरमेंट्स आई थी कि वहां पर बीड्स चाहिए, वहां पर नेकलेसेस चाहिए, ठीक है, या वहां पर ये जो लैडल्स हैं, इनलेज हैं, ठीक है, बैंगल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो भी मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डिमांड जहां जहां पर भी है, इंडस वैली के बड़े शहरों जैसे हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो या उसके अलावा इंपॉर्टेंट शहरों की तरफ, तो यहां से उन सारी चीजों को ले जाया जाता था। या माइट भी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में इसलिए फोकस ज्यादा किया गया है क्योंकि ये सबसे बड़े शहर थे, दो मतलब बड़े सिटीज में आते हैं, बड़े एरिया, बड़े हेक्टेयर में फैले हुए थे, तो शायद यहाँ बड़े बाजार लगते रहे होंगे, और इन बड़े बाजारों में, कॉमन मार्केट्स में इन चीजों को सेल किया जाता रहा होगा, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल हो सकता है एक रीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो एक चीज तो क्लियर हो गई आपको कि अभी आप जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है वो समझ चुके हैं कि क्या होता है क्राफ्ट प्रोडक्शन, किस किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट साइट्स में होता था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, यानी कि
आर्कियोलॉजिस्ट ने किस तरीके से ये समझा कि हाँ ये पर्टिकुलर जो सेंटर्स हैं जिनको हम एक्सकेवेट कर रहे हैं दे आर दी सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो उनको आइडेंटिफाई करने की जो प्रोसेस है ये आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे लिंक करी, कैसे समझा। सो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द सेंटर्स, अब एक्सकेवेशन तो चल ही रहा है, हड़प्पा को या मोहनजोदाड़ो को उन्होंने क्यों नहीं कह दिया कि इतने बड़े शहर थे, मेन शहर हैं, यहीं पर सब कुछ बन रहा होगा। कुछ ऐसी चीजें उनको मिली होंगी, कुछ ऐसी चीजें उनको नहीं मिली होंगी जो इस चीज को पुख्ता कर रही होंगी, तो ऐसे ही है। तो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द सेंटर्स, यानी वो सेंटर्स जो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए डेडिकेटेड हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, यूजली लुक फॉर द फॉलोइंग। कौन कौन सी जो चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब, ठीक है, कि यही क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर्स हैं, ये समझने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, सबसे पहले रॉ मटेरियल, ठीक है ना। तो किन किन जगहों से रॉ मटेरियल हमें ऑब्टेन हो रहा है, सबसे पहले तो रॉ मटेरियल की तरफ आ जाओ, सबसे पहले आ जाओ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो रॉ मटेरियल जैसे स्टोन नोड्यूल्स, जो आपकी बीड्स में छोटे छोटे नोड्यूल्स लगेंगे, ठीक है, तो ये स्टोन नोड्यूल्स जो है वो कहां से मिलेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं से पर्टिकुलर जगह से मिलेंगे, या किससे बने हुए हैं। अब जिस भी पर्टिकुलर मटेरियल से मिलके बने हुए हैं वो मटेरियल उस सेटलमेंट के एरिया में कहां कहां मिलता है, ठीक है। जिस जगह पर रॉ मटेरियल मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है वहां पर उसके मैन्युफैक्चरिंग के ज्यादा एविडेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि उस जगह पर से मटेरियल निकालकर जल्दी उसको बनाकर और दूसरी साइट्स पर भेजा जा सकता है। चलो, सो स्टोन नोड्यूल्स, ठीक है, होल शेल्स, जो शेल्स वगैरह के चीजें हैं, शेल्स वगैरह से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, वो होल अमाउंट में मिले, उसके भी हमें डिपॉजिट्स या भंडार मिल जाएं, या मैं कहूं एबंडेंस में वो चीजें मिल जाएं। कॉपर ओर, किस पर्टिकुलर एरिया में कॉपर के ओर्स मिल जाएं, कॉपर के डिपॉजिट्स मिल जाएं, ठीक है ना। टूल्स, यानी कि उस दौरान खुदाई के दौरान आपको ये सब कुछ बनाने के जो माइनर टूल्स होते हैं, एक्सपर्ट वाले जो टूल होते हैं, ये टूल्स खुदाई के दौरान मिल जाएं, तो ऐसा। अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, अब बनाने के दौरान फिर कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कुछ टूट गया, जरूरी नहीं कि पूरी एक नेकलेस जो बन रही है उसमें अगर मान लो 10 या 15 या 20 मनके लगे हुए हैं तो वो एक बार में बन गए हैं, उनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, प्रोसेसिंग के दौरान डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से जब गुजरेंगी तो ब्रेक हो जाएंगी, टूट जाएंगी, उनको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। या फिर कुछ ऐसी चीज होगी शायद वो बन रही थी, कंप्लीटली ना बन पाई हो, तो अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे वहां पे जो कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, पूरी तरीके से नहीं बन पाए हैं, ठीक है, या जिनको रिजेक्ट कर दिया गया होगा, या जिनका वेस्ट मटेरियल पर्याप्त मात्रा में निकला होगा, ठीक है ना। ये सारी चीजों में आर्कियोलॉजिस्ट जो सोचते हैं, या आर्कियोलॉजिस्ट को जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी, उनको ये लगा कि वेस्ट मटेरियल जो होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहां पर बल्क में प्रोडक्शन हुआ होगा या मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी किसी चीज की, वहां पर वेस्ट मटेरियल तो मिलेगा ही मिलेगा। सो इनफैक्ट द वेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर एज पर द आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द क्राफ्ट वर्क, ये समझने के लिए कि यहां पर क्राफ्ट वर्क होता है, ये इन्होंने ये क्राइटेरिया थोड़ा सा ज्यादा सीरियसली ले लिया। ऑलराइट, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, इफ शेल और स्टोन इज कट टू मेक ऑब्जेक्ट्स, अब कहीं पर बीड मेकिंग का प्रोसेस चल रहा है, उस बीड को फिर आगे जोड़ के उसमें से एक कुछ पर्टिकुलर टाइप की ज्वेलरी बनानी है या कुछ और दूसरा ऑर्नामेंट बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए उसको कट करना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बन सके। तो जो शेल या स्टोन है उसको जो कट करना पड़ेगा, तो उसके पीसेस तो ऑब्वियस सी बात है, उसकी चिसलिंग के दौरान या चिपिंग के दौरान उसके छोटे छोटे जो माइनर पार्टिकल्स हैं, फ्लेक्स हैं, वो तो मिलेंगे ही। सो पीसेस ऑफ दीज मटेरियल्स विल बी डिस्कार्डेड देयर एट द साइट ऑफ द प्रोडक्शन, ऑलराइट, एज वेस्ट मटेरियल। तो उस साइट ऑफ प्रोडक्शन में ये जो वेस्ट मटेरियल मिलेगा वो सीधे इसी तरफ इशारा करेगा कि यहां पर इस ऑब्जेक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हुई है, ये प्रोसेस यहां पर कंप्लीट हुई है, ठीक है। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े हम। कुछ कुछ केसेस में लार्ज वेस्ट पीसेस वेर यूज्ड, कुछ कुछ जगहों पर हमें ये देखने को भी मिला है, या हम इस चीज को रिलेट करते हैं, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट इस चीज को रिलेट करते हैं क्या, कि जो वेस्ट मटेरियल है जहां पर बल्क अमाउंट में मिला या थोड़ा सा बड़े वेस्ट मटेरियल्स निकले होंगे कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनाने के दौरान, तो उनको मिला के डिफरेंट टाइप के कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट्स बनाए गए। खूब सारा
वेस्ट एक ही प्रोडक्ट का पर्टिकुलर निकाला गया और उस वेस्ट को यूज किया गया स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए बट मिनिस्क्यूल बिट्स वर यूजली लेफ्ट, उसके बाद भी उसके कुछ छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उसी एरिया में छोड़ दिए गए, मतलब कि भाई इसका अब यूज नहीं हो सकता। मान लो मैं कहता हूं कि किसी पर्टिकुलर स्टोन की कार्विंग की गई होगी, छोटे स्टोन की, या उसकी ग्राइंडिंग की गई होगी, ठीक है। अब उसके दौरान या उसकी चिपिंग की गई होगी, पॉलिशिंग की गई होगी। अब इस दौरान कुछ ब्रेक हो गया होगा या उसकी चिपिंग के दौरान उसके कुछ पार्टिकल्स निकले होंगे, उनमें से कुछ बड़े बड़े रहे होंगे, कुछ बहुत मिनिस्क्यूल, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स रहे होंगे। तो जो बड़े हैं उनको निकाल के रिसाइकल करा गया होगा और उसको यूज़ कर लिया गया होगा कुछ बनाने में, ठीक है कुछ ऑर्नामेंट बनाने में। लेकिन उसके जो बहुत फाइन पार्टिकल्स थे, छोटे पार्टिकल्स थे, उनको वहीं पे छोड़ दिया गया होगा, यार अब छोड़ो, ये ज़्यादा इनके ऊपर काम करने से अच्छा है कि हम दूसरा मटेरियल लेके काम करें। टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है या रिसोर्सेज का वेस्टेज हो जाता है शायद उसके ऊपर काम करने पर। तो ये पैटर्न हमें देखने को मिलता है कि जो बहुत छोटे छोटे बिट्स हैं उनको उन्हीं वर्क एरिया पे जहां पर वो काम हो रहा था उसको वहां पर छोड़ दिया गया। दीज ट्रेसेस सजेस्ट दैट अपार्ट फ्रॉम स्मॉल स्पेशलाइज्ड सेंटर्स, क्राफ्ट प्रोडक्शन वाज आल्सो अंडरटेकिंग इन लार्ज सिटीज, ठीक है। तो एक तो वहां पर हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा एक लंबे समय के दौरान ये जो क्राफ्ट मेकिंग की प्रोसेस है इसके कुछ एविडेंसेस हमें मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में भी मिलते हैं। मतलब स्पेशलाइज्ड सेंटर्स तो थे ही, ठीक है ना, ध्यान रखना, मतलब छोटे स्पेशलाइज्ड सेंटर्स तो थे ही क्राफ्ट प्रोडक्शन के, लेकिन इसके अलावा आगे जाकर जब सिटीज का और एक्सपेंशन हुआ होगा, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा शहर और ज्यादा जो है पॉपुलस हुए होंगे, जनसंख्या बढ़ी होगी, तो उस कंडीशन में माइट बी क्या हमें एविडेंसेस ही मिल रहे हैं, तो शिफ्ट ही हुए होंगे, है ना। मतलब पर्टिकुलर हो सकता है कि अब चनुदाड़ो में कोई एक बना रहा है, मान लो, है ना, फेमस मैन्युफैक्चरर है, तो उसको लगा होगा कि बड़ा शहर, चलो ब्रांच खोल देते हैं अपनी वहाँ पे, तो उसने अपनी एक फ्रेंचाइजी यहाँ पे दे दी होगी किसी को, ठीक है, या फिर अपना हेडक्वार्टर वहाँ पे रख के यहाँ आ गया होगा अपना एक ऑफिस खोल के, कॉर्पोरेट ऑफिस की, चलो हम यहाँ पर भी अगला अपना क्राफ्ट मेकिंग का काम करेंगे। तो इस तरीके से मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में भी हमें ये एविडेंसेस देखने को मिलते हैं कि ये जो क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम है ये हो रहा है। अब होपफुली आपको ये जो पूरा क्राफ्ट प्रोडक्शन अभी डिस्कस किया ये क्लियर हो गया होगा। तो और अच्छे से क्लियर करना है और अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा सा पर्सनलाइज एक्सपीरियंस के साथ पढ़ना है। एक तरीका बता देता हूं कि बैचेस जो है वो लॉन्च हुए हैं आपके लिए। ये बैचेस आपको कुछ और इसी तरह का एक्सपीरियंस देंगे। ये कौन से बैचेस हैं? क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए बैच है, इंसेप्शन बैच है, ठीक है, जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स डेडिकेटली पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब्जेक्ट्स मिलेंगे नहीं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की सबसे जो बड़ी विशेषता है, जो इसमें खास चीज़ है, वो यही है कि आप इन 3 सब्जेक्ट्स के अलावा कोई भी दूसरा सब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हो, बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। चलो क्लास 12 के स्टूडेंट्स आपके लिए एक डेडिकेटेड बैच है, विक्ट्री बैच नाम ही है, मतलब जिताने के लिए आपको बैच हमने बनाया है। यहाँ पर भी आपको ये तीनों सब्जेक्ट्स डेडिकेटली मिलेंगे, साथ ही ज्योग्राफी या दूसरे और जो सब्जेक्ट्स आप चाह रहे हैं वो भी अवेलेबल हैं, ध्यान रखिएगा। हो सकता है वो आपको इस बैच में नहीं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। मतलब आपको इस बैच के थ्रू जैसे ही आप इस प्लेटफॉर्म पे एंटर होगे तो वहां पे ये 3 सब्जेक्ट्स तो परफेक्टली मिल ही रहे हैं, और बाकी के सब्जेक्ट जो आप ढूंढ रहे हो वो सारे कुछ मिल जाएंगे। ये बैचेस ज्वाइन करने का फायदा क्या है आपको? ये बैचेस ज्वाइन करने का फायदा है रियल टाइम इंटरेक्शन। मीन्स आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उस पढ़ाई के दौरान अब टीचर से आपको जब इंटरेक्शंस करने हैं, डिस्कशंस करने हैं, किसी पॉइंट्स पे डाउट्स पूछने हैं, तो यू कैन यूज दैट ऑप्शन ऑफ चैट एंड इमोजी, और आप टीचर से अपने डाउट्स को रियल टाइम पर सॉल्व करा सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आप डेडिकेटली क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपको किसी चीज़ पे डाउट आ गया तो आपने अपना डाउट लिखा और क्वेश्चन टैब के थ्रू टीचर को बता दिया, टीचर ने देखा, उसको नोटिफिकेशन चला गया, आपके डाउट को तुरंत उसने वहीं पर रिजॉल्व भी कर दिया। फिर टीचर के पास ऑप्शंस हैं पोल क्विज देने के, तो आपको चैप्टर पढ़ाया, पोल दे दिया, और पोल देने के साथ साथ आपने सॉल्व किया, और सॉल्व करके उसको ये समझ लिया कि अच्छा हाँ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जो था ये मुझसे बनता है, ठीक है ना। ट्रिकी मान लो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया पोल के थ्रू, तो आपका जो प्रोग्रेस है वो भी असेसमेंट हो जाएगा कि यस मुझसे ये चीज़ आती है, मतलब आई एम ऑन द राइट ट्रैक। अपने टीचर्स के साथ जो है ये पोल लीडर बोर्ड में अपने फ्रेंड्स के साथ
अपने फ्रेंड्स के साथ आप इस पुल लीडर बोर्ड में कॉम्पीट कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि आप किस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं और आपके दोस्त आपके कंपैरिजन में किस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं, मतलब किसने कितना बढ़िया सीखा है, किसने कितना बढ़िया समझा और पढ़ा है। और सबसे बेस्ट चीज़ है स्कॉलरशिप टेस्ट। आप स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को भी फंड कर सकते हैं खुद भी। बेस्ट चीज़ है। ये सब करने के लिए आपको क्या करना है, ये सब करने के लिए आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ है और वो ये है कि जब आप जाएंगे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर तो वहाँ पर जाएं तो आप ये कोड INDRA, ठीक है, जो मेरा कोड है, इस कोड को टाइप करें तो आपको इस कोड को टाइप करते ही क्या होगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके मज़े को, आनंद को वो बढ़ा देगा। और यू कैन कनेक्ट विथ अस, ठीक है, ये सोशल स्कूल का चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, इसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं टीचर्स से। बहुत सारी आपकी क्वेरीज, नोट्स वगैरह की सॉल्व हो जाएंगी इसमें से। ठीक है, होपफुली मज़ा आया होगा आपको। ये जो क्राफ्ट प्रोडक्शन वाला टॉपिक था उसको पढ़ के। अगले टॉपिक के साथ मैं जल्दी से जल्दी मिलूंगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद सोशल स्कूल। थैंक यू।